तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र या बोले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मैं पहले ही तुम लोग को बता दूं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे तो स्टार लगा देना, 4-5 एग्जाम में पूछेगा। डायग्राम बनाओ सीधा, 2 नंबर का, 3 नंबर का, ज़्यादा नंबर का भी पूछ सकता है और इसके बारे में बाकी चीज़ें भी पूछ सकता है। तो नर जनन तंत्र अलग पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र अलग पढ़ेंगे, और जो जनन से संबंधित स्वास्थ्य के लिए वीडियो है, रिप्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ, तो उसको अपन अलग से पढ़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, अभी मैं पहले तुम लोग को बनाना सिखाऊंगा चित्र, नामांकित चित्र बनाएंगे और फिर क्या लिखना है वो बताएंगे आप लोग को, अगर पूरी व्याख्या करने को आ जाता है तो। और उसके भी अलावा कुछ एक मस्त मस्त क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों ने। आप लोग के कमेंट्स तो पढ़े हैं लेकिन क्षमा चाहेंगे रिप्लाई नहीं कर पाए हैं प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न एक विद्यार्थी ने पूछा है कि सर ये जो जननांगों में बाल आते हैं, जननांगों में जो बाल आते हैं उनको वैसे हम लोग कहते हैं प्यूबिक हेयर अंग्रेजी में। तो इनका कारण क्या होता है, प्यूबिक हेयर आते ही क्यों है, करें क्या इनका? तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है जी, मेरे भी मन में आया था, सबके मन में आना चाहिए ये क्वेश्चन। तो सही बात है ना, करें क्या उन बालों का जो नीचे हमारी जांघों के बीच में आ रहे हैं? तो इसके ना कुछ एक उत्तर हैं। हालांकि आज तक भी आपको मान करके ये हैरानी होगी कि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो सोच रहे हैं, जो मेडिकल इंडस्ट्री के जो लोग हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो सोच रहे हैं कि हाँ यार बात तो सही है क्यों। तो कुछ एक दो कारण मैं आपको बताता हूँ। मेन एक कारण तो ये है कि जो हमारे नीचे की जो त्वचा होती है ना, जो स्किन होती है, वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है, सेंसिटिव होती है। जननांगों के जो आसपास की जो स्किन होती है, और वो बिल्कुल एकदम साफ रहती है, मतलब वो धूल मिट्टी और ये जो कण हैं बाकी के, इनसे दूर ही रहती है और काफ़ी ज़्यादा साफ रहती है। तो उसको और ज़्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए, और ज़्यादा कवर करने के लिए जो है वहाँ पर बाल आ जाते हैं, ताकि कोई बैक्टीरिया, कोई ऐसा और कोई इन्फेक्शन करने वाला जो है जीवाणु जो है, वो हमारे जो लिंग है, जो योनि कह लो, या जो शिशन है पुरुषों में, अभी देखेंगे अपन, तो उनसे अंदर ना चला जाए और गड़बड़ ना कर दे कुछ। तो इसके लिए भी वो होता है। एक कारण और बताया जाता है, वो क्या है कि पुराने जमाने में ऐसे होता होगा कि जैसे हम इवोल्व हुए थे ना, हम डार्विन का सिद्धांत भी पढ़ेंगे आगे। तो हम जब बड़े हो रहे थे तो कपड़े वपड़े तो पहनते नहीं होंगे, नंगे घूमते होंगे, पता नहीं, मतलब ये तो बंदर जब थे अपन, अगर मान लो वो बात सच है तो, कि हम बंदर या चिंपांजी लंगूर जैसे थे, फिर जब हम बड़े हो रहे थे तो ये चीज़ हो रही थी। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि देख के पता चल जाता होगा एक दूसरे को कि कौन जो है सेक्सुअली मैच्योर हो गया है या किशोरावस्था में जो आ गया है, उसका चिन्ह है ये कि उसके जननांगों में जो है बाल आ गए हैं। ये देख के शायद लोग फिर पहचानते होंगे उस वक्त। तो एक थ्योरी ये भी है। कुछ एक आध थ्योरीज और भी हैं, या जैसे एक छोटा सा मैं आपको और बताऊं, हालांकि ये प्रूव नहीं हुई है शायद अभी तक। थ्योरी कुछ ऐसी है कि जब मैथुन होता है या जब शारीरिक संबंध लड़का लड़की स्थापित करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, अपन पढ़ेंगे आगे एसटीडी के बारे में, जैसे पढ़ेंगे अपन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या ऐसी बीमारियां जो एक शरीर से दूसरे शरीर में तब जाती हैं जब वो लोग क्या करते हैं, शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं बच्चा पैदा करने के लिए। तो उस वक्त वो जो इन्फेक्शन वाला है ना, SI, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STI, वो उसको जाने से, एक में से दूसरे में जाने से रोकता है। लेकिन फिर वही बात है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा अभी और शायद स्टडी की ज़रूरत है, तो वो कर रहे हैं वो लोग, अपन को और बता देंगे तो बताएंगे। ऐसे एक आध क्वेश्चंस और भी पूछे हैं आप लोगों ने मेरे से इंटरेस्टिंग, उनके मैं जवाब एक एक करके आगे वाले वीडियोस में, आगे वाले लेक्चर्स में आपको ज़रूर दूंगा। तो अभी खाली पेपर उठाओ, हेडिंग डालो और यहाँ पर आ जाओ। जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ उसको बनाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे आप सबके लिए डायग्राम। तो सबसे पहला जो स्टेप है डायग्राम का, वो है इस तरह से आपको अपना, जहाँ हम बैठते हैं ना, कूल्हा बोलते हैं ना उसको, वो बनाना है आपको, सीट बनानी है आपकी खुद की। तो ये बना लो। फिर उसके बाद क्या करोगे, ये तो हो गया पहला स्टेप, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, इसको आपको क्या करना है, यूं ले जाओगे और इस तरह से एक बैग बनाना है, इस तरह से इतना बना लो। तो उसके बाद क्या करना है आपको, इसको घुमाना है आगे की तरफ इस तरह से,
और यहाँ पे अपन शिशन बना रहे हैं और इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा शेप देना है आपको, छोड़ देना है इतना। और फिर तीसरा स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़नी है और उसको सेम बनाना है यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ के। थर्ड स्टेप हो गया। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करोगे आप, यहाँ पे एक सीधे ऐसे समांतर जो है उसके थोड़ा सा एक लाइन लाओगे। स्केल से मत खींचने बैठ जाना, ये लाइन है अब तुम लोग, ठीक है। और इसको थोड़ा सा यहाँ से टिल्ट करके मोड़ करके यहाँ तक लाओगे। ये वो जगह है जहाँ पर हम अपना बेल्ट बांधते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा अधूरा अगर आपको लग रहा है तो यहाँ मान लो अपन टांग बना रहे हैं, साइड में से बना रहे हैं ना अपन, क्योंकि यूं खड़ा है मान लो कोई व्यक्ति, तो उसका शरीर ऐसे बीच में से हटा के बना रहे हैं, एक टांग हटा के बना रहे हैं, तो ये पीछे वाली टांग आ रही है, समझ गए यहाँ से। और जो आगे वाली है टांग वो यहाँ से आ रही होगी, तो उसको अपन नहीं बना रहे। अब यहाँ से क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर जहाँ बेल्ट बांधते हैं ना अपन, वहां पर अपने को बनाना है क्या, मूत्राशय। अभी क्यों बना रहे हैं मूत्राशय ये भी बताएंगे आपको। ये मूत्राशय है कुछ इस तरह से, इसको बना लो। और फिर अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस मूत्राशय में से एक पाइप आ रहा है जिसको अपन को यहाँ से जोड़ना है। तो एक काम करते हैं, सारे पाइप्स को मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ। तो एक पाइप को आप लाओगे कुछ इस तरह से, अब यहां पे क्या करना है अपने को, इसको पाइप बनाने के लिए डबल दिखाएंगे अपन। ये कुछ इस तरह से। अब ये थोड़ा मोटा मार्कर है ना, वो डबल कुछ ज्यादा ही मोटा दिख रहा है, लेकिन आपके पेंसिल से इतनी दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप क्या करोगे, ये जो अंदर हमारा मूत्राशय बनाया ना, इसके अंदर थोड़ी डिजाइन बनानी है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। और अब क्या करना है, यहां पर हमें ये होते हैं टेस्टिस, या इनको बोलते हैं वृषण। तो वृषण बनाने हैं अभी अपने को, समझाऊंगा मैं अभी आपको क्या है, पहले बना लो आप लोग। तो इसको भी काम करते हैं, दूसरे कलर से बना लेते हैं अपन, इसको अपन रेड से बना लेते हैं। इसको कैसे बनाना है, ऊपर पहले तो आप क्या करो, एक इस तरह का आकार बनाओ और यहां पर आप कुछ ऐसे ये पंजे जैसा कुछ बना लो इस तरह से, और आगे इसको यूं गोलाकार बनाओ, ठीक है, बना लिया। फिर आप क्या करें, इसके पास अपने को फिर से एक पाइप बनाना है और वो पाइप अपने को दरअसल यूं घुमा के यहां अंदर लाना है। तो एक काम करता हूं मैं, पहले तो अंदर से बाहर निकालता हूं उस पाइप को, कुछ ऐसे करो, ये इस तरह से लाओ, यहां से घुमा के लाना है आपको और यहां जोड़ देना है इसमें। तो डबल करोगे फिर इस पाइप को भी, पाइप सारे अपन ब्लू से बना रहे हैं क्योंकि, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटा दोगे ना, पेंसिल से बनाना है इसीलिए बोल रहा हूँ, पेन से मत बनाने बैठना, हल्का हल्का मिटाना पड़ेगा बीच बीच में। तो यहाँ से इसको डबल कर देते हैं, ये कुछ इस तरह से। अब एक पाइप और आ रहा है हमारे पास में, और वो पाइप दरअसल आ रहा है पीछे से, पीछे से कुछ इस तरह से, मतलब शरीर के बाहर से नहीं आ रहा, तो अंदर से ही रहा है, थोड़ा मैंने ऐसे बना दिया है। और मान लो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ बना दो इस तरह से करके। और ये अगर थोड़ा ज़्यादा पास में लग रहा है आपको, तो इसको थोड़ा वापस से अपन दूर कर देते हैं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। और इसमें आपको क्या बनाना है, यहाँ पे समझ गए क्या क्या बना रहे हैं, नहीं समझे, देखो यहाँ हम बना रहे हैं, अब तो बोलो, हमने बनाया है यहाँ पे मलाशय, ठीक है, ये बना दिया अपन ने यहाँ पे। और टांग का वो मैंने मिटाया था अभी ठीक करने के लिए, तो मैं इसको बनाता हूँ फिर से यहाँ पे। तो ये कुछ हो गया हमारा डायग्राम तैयार। इसमें छोटी सी थोड़ी 2-3 चीज़ें एक और बनानी है अपने को, बताता हूँ कैसे। एक तो अपने को बनानी है यहाँ पे इस तरह से बना लो और इसमें कलर कर देना। और इसके अलावा एक आध चीज़ और बनानी है अपने को, वो मैं ब्लैक से बनाता हूँ, यहाँ बना देना, एक तो यहाँ बना दो,
कुछ इस तरह से। और वैसे एक चीज़ और बनानी है, लेकिन अगर उसको नहीं भी बनाओगे ना तो भी काम चल जाएगा। चलो फिर भी बना देते हैं अपन, कोई समस्या नहीं है। मान लो एक यहाँ पे बना दो आप। चलो सारे नाम दे देते हैं अब यहाँ पे। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से, सबसे खतरनाक चीज़ से। ये है हमारा मलाशय, जहाँ पर हमारा जो भी कचरा वचरा निकलता है वो सारा इकट्ठा होता है, ठीक है, मलाशय। और इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टम। और ये जो है ये गुदा द्वार है, और इसको हम लोग बोलते हैं, बोलो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनस। और उसके बाद है हमारे पास में ये भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं शिशन। वैसे आजकल किताबों में इसको शिश्न लिखने लग गए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में शिश्न लिखा है तो मैं शिश्न लिख रहा हूँ, वैसे शिशन भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पीनिस, ठीक है। और उसके अलावा फिर और भागों का नाम क्या है, ये हमारे पास में जो अंदर नीले रंग का पाइप है, इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मूत्र मार्ग, जहाँ से हम लोग जो पुरुष हैं वो सूसू करते हैं, टॉयलेट करते हैं, मूत्र मार्ग। और इस मूत्र मार्ग को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। और इतना ही नहीं, ये जो ऊपर है हमारे पास में, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो तो आपको ध्यान होना चाहिए। ये है हमारा क्या, यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं इसको हम लोग, यहाँ बोलते हैं मूत्राशय, मूत्राशय, या केवल आप चाहो तो अंग्रेजी में लिख सकते हो ब्लेडर। और वैसे पूरा नाम क्या है, यूरिनरी ब्लेडर। फिर उसके बाद में ये क्या है हमारे पास में, जो नीचे आपने छोटे बच्चों को भी देखा ही होगा, सब नहीं, मतलब छोटे बच्चे जो है नंगे घूमते रहते हैं इधर उधर से, एक छोटा सा थैली जैसा होता है यहाँ पे, उस थैली के अंदर 2 बॉल होती हैं। वो बॉल क्या है, वो दरअसल वृषण है, जो अंदर अपन ने लाल कलर का बनाया ना, उसके लिए बोल रहे हैं अपन। तो वो तो क्या है, वृषण, यहाँ लिख देता हूँ मैं वृषण। और वृषण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस या टेस्टिकल्स बोलते हैं। टेस्टिस प्लूरल है, प्लूरल मतलब बहुवचन, और एक को वैसे टेस्टिकल भी बोलते हैं। और फिर वो जिस थैली में है ना, जिस थैली में रखा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रोटम, या इसको बोलते हैं वृषण कोश। भाई जिस थैली में वृषण पड़े हैं ना, उसको बोलते हैं वृषण कोश, और इंग्लिश में स्क्रोटम। फिर उसके बाद में देखो और क्या बच रहा है हमारे पास में, ये वाला पाइप का नाम क्या है। अभी इस पाइप को हम लोग बोलते हैं, ये ब्लू वाले को, वास डिफरेंस, या इसको अगर हम हिंदी में देखें तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शुक्रवाहिनी। यहाँ लिखते हैं शुक्रवाहिनी। अभी क्यों बोलते हैं शुक्रवाहिनी वो भी समझेंगे अपन, या इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो वास डिफरेंस। फिर उसके बाद क्या है अपने पास में, ये ऊपर एक और पाइप है। इस पाइप को, ये तो आ रहा है, इसको आप पहले भी पढ़ चुके हो, है ना। तो इसको मूत्र नलिका कहते हैं, या इसको यूरेटर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ मूत्र नलिका में लिख देता हूँ यहाँ पे। मूत्र नलिका वो किडनी से जो आता है ना पेशाब बन के, तो वो यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है। अब किसको किसको नाम नहीं दिया अपन ने 2 चीज़ों को और नाम देना है जो किताब में अपने को दे रखे हैं। एक तो देना है इसको, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, और इंग्लिश में भी इसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। और ग्लैंड के बारे में, ग्रंथियों के बारे में दरअसल एक अपना चैप्टर है पूरा का पूरा, वो चैप्टर है 7वां, जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय। लेकिन वो चैप्टर अभी वो 2020-21 का जो एग्जाम है ना, 21 वाला, इसमें वो कोरोना के कारण काट दिया है। लेकिन वो तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही, इसके मतलब सबके बाद में पढ़ा दूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा तो जरूर। तो ये ग्रंथियों के बारे में वहाँ पढ़ाया गया है। वैसे इस ग्रंथि का क्या काम है, थोड़ा बहुत जो 1 लाइन है मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद में एक और आपको नाम लिखना है, और वो नाम आप इसका लिख लेना, और ये है हमारा शुक्राशय बोलते हैं इसको यहाँ लिख देते हैं अपन शुक्राशय। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। शुक्राशय
इंग्लिश में सेमिनल वेसिकल। बस इतना। चलो ये लिखो, जल्दी से बना लो, फिर जो है मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं आगे। अब देखो समझो लिखना क्या है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नर जनन तंत्र है क्या, मतलब आप लिखोगे क्या, परिभाषा क्या है उसकी। तो किताब में ही लिखी हुई अपने बहुत सुंदर परिभाषा कि जनन कोशिका उत्पादित करने वाले और उस जनन कोशिका को जो मादा जनन कोशिका है उस तक पहुंचाने वाला जो अंग है, वो दोनों मिलकर के जो है हमारा नर जनन तंत्र बनाते हैं। तो देखो किताब में क्या लिखा हुआ है, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग और जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से एक साथ जो है नर जनन तंत्र कहलाते हैं। आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर क्या, समझ नहीं आया। देखो समझो, पहले समझो नर जनन कोशिका क्या है। तो ये जो है ना, ये वृषण, इनको टेस्टिस बोल रहे हैं अपन, ये जो बॉल है दो पुरुष में, इसमें क्या बनती है, हमारी नर जनन कोशिका बनती है। बोले तो क्या बनती है, सबसे पहले नर जनन कोशिका, या इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्म सेल्स, नर जनन कोशिका। और स्पर्म सेल का मैं फोटो भी दिखा चुका हूं आपको, पहले भी बना देते हैं अपन इसको। कैसी बनती है देखो, ये कुछ इस तरह से होती है, ये ऐसे और ये आगे ऐसे टोपी होती है, पीछे पूंछ होती है और आगे ऐसे टोपी होती है। और मैं आपको ये बात और बता दूं कि अगर आयतन की दृष्टि से देखें, वॉल्यूम की नजर से देखें, तो ये हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। अच्छा कितनी छोटी होती है वो बताऊं, ये सुनो कितनी छोटी होती है। अगर मतलब मान लो हम 2.5 से लेकर लगभग 4 मिलीलीटर तक वीर्य लें, वीर्य बोले तो बताता हूं मैं अभी, ये नर जनन कोशिका जो है ना, ये कोशिकाएं, और जब ये कोशिकाएं आगे चलती है तो कुछ और द्रव्य उसमें जो है, द्रव वो उसमें मिलते हैं और वो सब मिला करके वीर्य कहलाता है। वो यहाँ इसको बोलते हैं सीमन, बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो ये कितना लें, अगर हम 2.5 से लेकर 4 मिलीलीटर, कितना हुआ, मतलब 1 चम्मच भी नहीं हुआ, बहुत कम हुआ। तो उसमें इनकी संख्या होती है 300 से 400 मिलियन। ये चौंका देने वाली बात है, कितना, 300 से 400 मिलियन। तो ये इतनी छोटी हैं ये जो कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिकाएं, वीर्य कोशिकाएं, या ये जो नर जनन कोशिकाएं हैं, स्पर्म सेल्स है। कहाँ बन रही हैं, इस वृषण में बन रही हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस, बॉल जो है। अभी ये टेस्टिस में बनी तो इतनी सारी बन रही है, अब हर रोज लाखों करोड़ों बनती है। ये जान के और हैरानी होगी आपको, हर रोज लाखों करोड़ों बन रही है। और इनको बनाने में शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा अपनी देनी पड़ती है, बहुत ज्यादा रुधिर जो है, रक्त जो है, खून जिसको कह रहे हैं, वो काम में आता है यहाँ पे। अब ये जो है, ये यहां से जा रही हैं आगे, आगे जा रही हैं। तो ये एक पाइप है हमारे पास में, शुक्र वाहिनी। तो ये शुक्र वाहिनी उसको ले जाती है यूं, फिर ये और आगे जाती है, ऐसे जाती जाती है। और यहाँ पे एक और पाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग। तो ये मूत्र मार्ग से होती हुई, तो ये जो पूरा अंग है इसके बाद का, ये सारा का सारा क्या करता है, जब शारीरिक संबंध स्थापित होता है लड़के और लड़की के बीच में, तो इस कोशिका को ले जाता है, कहाँ तक ले जाता है, वो जो लड़की है या जो भी स्त्री है उसके शरीर में जो अंड कोशिका है वहां तक ले जाता है। तो ये अंग तो बनाता है नर जनन कोशिका को, और बाकी का जो पूरा अंग है वो नर जनन कोशिका को निषेचन की जहां अभिक्रिया होगी, जहां अंड कोशिका से मिलेगी, वहां तक ले जाता है। तो ये दोनों हिस्से मिलकर के क्या बनाते हैं, नर जनन तंत्र बनाते हैं, या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। ये तो हुई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की परिभाषा। और उसमें अगला पॉइंट ही हमें यही लिखना है कि जो वृषण है उसमें हमारी क्या बनती है, नर जनन कोशिका बनती है। सिंपल सी बात है। फिर आगे हमें यही बात समझानी है कि जो ये वृषण है ना, ये वृषण कोश में होता है। ये वृषण कोश है जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। तो ये स्क्रोटम, अच्छा तो स्क्रोटम में क्यों है, तो मैं आपको बताता हूं। पॉइंट ऐसे लिखा है हमारी पुस्तक में कि हमारे शरीर में उदर गुहा के बाहर क्या शब्द लिखा हुआ है, उदर गुहा। मैं यहां लिखता हूं नीचे, चलो यहां लिख देते हैं, उदर गुहा। तो ये सारे वर्ड्स पकड़ने आपको, इसका मतलब है इंग्लिश में एब्डोमिनल कैविटी। ये जो हमारा पेट है ना, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ शायद आपको, मैं पूरा नहीं आ रहा कैमरा में। तो ये उदर गुहा, ये जो पेट है ना हमारा, ये पेट का पूरा जगह जो है,
इसको बोल रहे हैं उदर की गुहा जगह। तो उदर गुहा के नीचे होता है, बाहर होता है उदर गुहा से। ये जो है ना वृषण कोश या स्क्रोटम जो थैली है वो बाहर होती है पेट से, शरीर से। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण ये है कि हमारे शरीर का तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है। हम गर्म है ना, गर्म खून वाले लोग हैं हम। वो पढ़ा था ना अपन ने, वार्म ब्लडेड हम लोग एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं अपन जो भी हैं। तो ये बाहर होते हैं हमारे शरीर से ताकि ये जो जनन कोशिका है, नर जनन कोशिका, ये आसानी से बन सके। क्योंकि इस कोशिका को बनने के लिए थोड़ा कम तापमान होना जरूरी है, ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा ठंडक होनी चाहिए। तो ये उदर गुहा से बाहर होते हैं ना, तो कितना तापमान कम हो जाता है इसका? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान इस जगह का कम रहता है बाकी शरीर से, ताकि ये जो है कोशिकाएं आसानी से बन सकें। अब दूसरी बात पता है आपको, आपने हाथी देखा है सबने, लेकिन हाथी के आपने शरीर में, हाथी तो कपड़े भी नहीं पहनता है ना, नहीं पहनता, कोई भी जानवर नहीं पहनता, ऑब्वियस सी बात है। कुत्ते पहनते हैं आजकल, वो बात और है, लेकिन हाथी तो नहीं पहनता। तो हाथी के शरीर में आपने कभी भी ये ऐसे जो ये हमारे स्क्रोटम है ये बाहर नहीं देखे होंगे शरीर से। जो मेल, जो पुरुष हाथी है उसके शरीर से ये जो टेस्टीज हैं ये बाहर नहीं होते, स्क्रोटम बाहर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे कारण अंदर होने का कुछ और है, तापमान वाला ही है, समझ रहे हो? वो शरीर के अंदर की तरफ ही होते हैं, लेकिन हमारे जो मनुष्य हैं उनके बाहर होते हैं। तो बाहर क्यों होते हैं ये किताब में समझा रखा है। अच्छा, समझ में आ गया। फिर क्या है इसके, ये जो वृषण है ना, ये एक काम और भी करते हैं। एक काम तो इनका क्या हो गया मेन, यहाँ पे नर जनन कोशिका बनाना। इनका जो एक और खास काम है वो काम है इनका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा तिरछा लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। आई होप आप ये टेढ़ा लिखा हुआ समझ लेंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, इसके 2 काम होते हैं। पहला काम तो होता है कि किस तरह से या कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में नर जनन कोशिका बन रही है, मेल रिप्रोडक्टिव जो सेल है हमारे पास में वो बन रही है, जो स्पर्म सेल है वो। और दूसरा इसका काम होता है कि ये देखे कि ये जो लड़के हैं ना, इनमें ये दाढ़ी मूंछ और ये जो सारे जो गुण पड़े थे ना अपन ने लड़कों में, जो अलग तरह से जो गुण आते हैं वो आ रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर सही से आ रहे हैं कि नहीं, मतलब पूरे शरीर पे बाल आ रहे हैं कि नहीं, या और भी तरह से जो गुण अपन ने आवाज फटने वटने का देखा था वो ये देखता है। क्या? तो किसके 2 काम हो गए? ये जो वृषण है, जो टेस्टिस है, इनके 2 काम हो गए। पहला काम क्या हो गया? स्पर्म सेल बनाना, नर जनन कोशिका बनाना। और दूसरा काम क्या हो गया? टेस्टोस्टेरोन बनाना। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसके फिर 2 काम है। पहला काम क्या है कि ये एक तो देखता है कि ये जो नर जनन कोशिका बन रही है इसकी मात्रा कितनी है, या जो भी आयतन है, जो भी कितना है, कैसे बन रहा है। और दूसरी चीज कि ये हमारे शरीर में जो ये गुण आ रहे हैं, किशोरावस्था के जो गुण आते हैं लड़कों में, उनको ये देखता है कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ऐसा ही एक हार्मोन हम पढ़ेंगे महिलाओं के शरीर में भी। अभी पुरुषों के शरीर में आप याद रखो कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये चीज हुई यहाँ पे। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? ये कोशिकाएं निकलती हैं यहाँ से, ये अंदर बनती हैं ऐसे ऐसे छोटी छोटी। ये जो मैं अब बना रहा हूँ ना ड्राइंग, इसको आप लोग मत बनाना कॉपी में। तो अभी बड़ी आगे यहाँ से, तो ये क्या है हमारे पास में? अगला पाइप है, ये जो इसको लेकर के जा रहा है आगे, ये कहलाता है शुक्रवाहिनी, या इसको बोलते हैं हम लोग वास डिफरेंस। अब इसको शुक्रवाहिनी क्यों बोलते हैं समझना, क्योंकि ये जो नर जनन कोशिका है इसको हमने एक और नाम भी तो दे रखा है हिंदी में, और वो क्या दे रखा है? हमने इसको दे रखा है शुक्राणु। ठीक है, ये क्या है? हमारे शुक्राणु है। तो शुक्राणुओं को ये आगे लेकर के जा रही है, इसलिए इस पाइप को बोल दिया शुक्रवाहिनी। अब ये शुक्रवाहिनी को इस पाइप के ऊपर से घुमा के ला रहे हैं। ऊपर वाला पाइप तो अपन पहले पढ़ चुके हैं उत्सर्जन में, उधर 6ठे पाठ में। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ये किडनी से पाइप निकल के आ रहा है, जो मूत्र है, जो टॉयलेट है, उसको लेकर के आ रहा है किसमें? ये क्या है हमारा यहाँ पर? बोलो, ये है हमारा मूत्राशय। बेल्ट जहां पर हम बांधते हैं वहीं पर अंदर मूत्राशय होता है। अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी के महसूस करो इसको, टॉयलेट रोक के, तो महसूस हो जाएगा ये आपको। तो ये इस जगह पे रहता है, इसलिए सामने उस हिसाब से मैंने आपको बनाना सिखाया। तो अब ये पाइप को यहाँ से लाए हम। अब यहाँ एक खास बात क्या होती है, ये जो शुक्रवाहिनी यहाँ आकर के जुड़ जाती है किसमें? ये जो इसमें मूत्राशय में से जो पाइप निकल के आता है ना, टॉयलेट वाले रास्ते वाला, इसमें आके जुड़ जाती है। तो दोनों काम एक ही पाइप से हो जाता है। फिर किसको? शुक्राणुओं को आगे ले जाना भी, और दूसरा जो मूत्र है, जो टॉयलेट है, उसको आगे लेकर के जाना भी। दोनों काम एक से ही हो जाते हैं। क्लियर हुई ये बात यहाँ पे? अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो 2 चीजें ना, एक तो हरे रंग से बनाई है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि,
और दूसरी हमने यहाँ पर बनाई है एक ये शुक्राशय बोला है, जिसको यहाँ सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। ये दो ग्रंथियां हैं, ये क्या करती हैं कि ये जो हमारा इधर स्पर्म सेल आ रहा है, जो शुक्राणु आ रहा है, इनके साथ क्या दो तीन दिक्कतें होती है। क्या दिक्कतें होती है कि एक तो इनको लंबा सफर तय करना होता है। आप समझो, ऐसे मानो एक चींटी है, उस चींटी को अगर मान लो एक ट्रेन में आगे वाले इंजन से पीछे वाली बोगी तक जाना हो, तो उस चींटी के लिए तो बहुत बड़ा रास्ता हो गया। सही बात है ना। उसके लिए तो ऐसे लगेगा कि यार 15 शहर पार करके जाना है मेरे को, ये मान सकते हो आप। तो यहाँ पर ये जो शुक्राणु है, जो स्पर्म सेल है, कितने छोटे हैं, ये आंख से भी नहीं दिखेंगे, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। तो इसको अगर यहाँ से लेकर यहाँ से निकल करके मादा जनन तंत्र में जाकर के योनि से और आगे होते हुए जाकर के अंडवाहिकाओं तक पहुंचना है, अगर वहां पढ़ेंगे अपन आगे, तो इसके लिए तो भाई पता नहीं पूरा एक ऐसा लगेगा अब पृथ्वी से मंगल ग्रह पर जा रहे हैं। समझ रहे हो इस बात को। तो फिर उसमें जब इतना लंबा सफर पे अगर कोई निकलेगा, कोई व्यक्ति पृथ्वी से मान लो मंगल ग्रह, तो वो लंच वंच लेके निकलेगा ना, अपना साल 1.5 साल का खाना लेके निकलेगा। मजाक कर रहा हूँ, साल 1.5 साल का खाना तो क्यों लेके निकलेगा, लेकिन हाँ, कहने का मतलब यही है। तो ये भी क्या करते हैं शुक्राणु, इनको बहुत ज्यादा खाने पीने की रास्ते में जरूरत पड़ती है कि भाई एक तो क्या है खास बात, देखो कितनी जादू वाली बात है, ये जिंदा कोशिका है, शरीर से बाहर निकल रही है फिर भी जिंदा है, कितनी खास बात है। और वहां तक पहुंच रही है और तब तक इसको जिंदा रहना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जिंदा रहने के लिए और इतनी दूर तक पहुंचने के लिए इसको एक तो क्या चाहिए, अच्छा नरिशमेंट चाहिए, पोषण चाहिए, अच्छा खाना पीना भी रास्ते में एकदम बढ़िया एकदम, तो वो चाहिए। और दूसरी बात, इसको ना थोड़ा सा तरल माध्यम चाहिए। क्यों चाहिए समझना, इसकी जो पूंछ होती है ना, ये इसको तैरने में हेल्प करती है, ताकि ये निषेचन जहां होगा, फर्टिलाइजेशन जहां तक हो, वहां तक आराम से पहुंच सके। और इसीलिए पता है आपको कि इतनी लाखों करोड़ों क्यों बनती हैं ये कोशिकाएं, क्योंकि पहली बात इतनी छोटी है, दूसरी बात इनके ना रास्ते में कोई वो नहीं होता ऐसे सिग्नल बताने वाला कि अभी बाएं मुड़ जाइए, दाएं मुड़ जाइए, सीधे जाइए, आगे से यू टर्न ले लेना, ऐसा तो कोई नहीं होता। तो अगर ये रास्ते में कहीं इधर उधर भटक गई तो मर जाएंगी। तो इसीलिए लाखों करोड़ बनती है, ताकि इनमें से जो एक कोशिका अंड कोशिका से जाकर के मिलेगी तो वो निषेचन कर देगी, और निषेचन से जो है भ्रूण बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, और फिर वो भविष्य में चल करके बच्चे में बदल जाएगा। कितनी खास बात है, इसलिए लाखों करोड़ों भी बनना इनका जरूरी होता है। बेचारी अंधे की तरह ही चलती रहती हैं कोशिकाएं इधर उधर ऐसे करके। तो अब क्या है हमारे पास में, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि और ये जो शुक्राशय है, ये इसको पोषण देती हैं, इन कोशिकाओं को पोषण देने के लिए कुछ एक पदार्थ जो है, जो तरल है, वो दे देती है। तो एक तो पोषण मिल जाता है उससे, और दूसरा इनको तरल माध्यम मिल जाता है, जिससे कि आराम से तैर करके पहुंच जाती हैं। फिर इसके बाद आगे जैसे ही हम यहाँ आए तो ये दोनों पाइप मिल गए। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि बाहर वाला जो है भाग, इसको लिंग भी बोलते हैं, ठीक है, बोल सकते हो आप लोग, बोलते हैं मतलब, और नहीं तो इंग्लिश में पीनिस बोलते ही हैं इसको, हिंदी में शिश्न बोल रहे हैं, शिशन बोल रहे हैं। और अंदर है इसके जो पाइप आ रहा है, इसको बोल रहे हैं मूत्र मार्ग, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो यहाँ से होके बाहर निकलते हैं और वहां तक पहुंच जाते हैं। अभी इतना अगर तुम लोग को समझ में आ गया तो तुम पूछोगे कि सर लिखेंगे क्या, ये तो बहुत ज़्यादा बता दिया आपने। मैं बता रहा हूँ एग्जाम में क्या लिखना है। तो देखो पहले पॉइंट में तो आप लिखोगे, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं, सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होता है। ये जो टोपी होती है ना, इसमें आनुवांशिक पदार्थ होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है। वो भी आगे अपने को समझना है अगले चैप्टर में। जेनेटिक मटेरियल ही रेस्पॉन्सिबल है सारा डीएनए अपने अंदर लेके चलने के लिए, और वो डीएनए के कारण ही अपन जैसे हैं वैसे हैं। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास में, 2.5 से लेकर 4 मिलीलीटर वीर्य की मात्रा में 300 से 400 मिलियन शुक्राणु होते हैं, या स्पर्म सेल्स होते हैं। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास में, वृषण टेस्टोस्टेरॉन नामक एक हार्मोन उत्सर्जित करते हैं। यहाँ से ये हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरॉन, और ये हार्मोन शुक्राणुओं के उत्पादन को नियंत्रित करता है। शुक्राणुओं के उत्पादन को नियंत्रित करता है, पहला काम।
और दूसरा काम, ये लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को भी नियंत्रित करता है। दाढ़ी मूछ मूछे हो तो किसके जैसी, आप ही सोचते रहो। फिर क्या है हमारे पास में, उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिकाओं के द्वारा होता है। यहाँ जो शुक्राणु बनते हैं वो शुक्र वाहिकाओं के द्वारा, ये शुक्र वाहिनी बोला है ना, तो यहाँ शुक्र वाहिकाएं और भी कुछ हैं, उसको छोड़ो अभी आप, ये शुक्र वाहिनी के द्वारा होता है, आप ऐसे मान लो, ठीक है। ये शुक्र वाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती हैं। ये जो नली है शुक्र वाहिकाएं, जो शुक्र वाहिनी हमने लिखा है, ये आगे चल करके ये मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़ करके एक संयुक्त नली बनाती हैं। और ये जो नली है मूत्र मार्ग कहलाती है, ये लिखा है ना अपन ने यहाँ पर, तो ये क्या लिखा है, मूत्र मार्ग शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के लिए उभय मार्ग है। ये नली जो है मूत्र मार्ग, एक तो शुक्राणु आ रहे हैं यहाँ से स्पर्म सेल्स इनके लिए, और दूसरा मूत्र जो आ रहा है, टॉयलेट जो आ रहा है, उन दोनों के लिए कैसी है, उभय मार्ग, सेम रास्ता है दोनों के लिए। फिर क्या है हमारे पास में, प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं। ये प्रोस्टेट ग्रंथि ये और शुक्राशय ये अपना स्राव जो भी अंदर से इनके निकलता है वो किस में डाल देते हैं, मूत्र मार्ग में डाल देते हैं, ठीक है। शुक्र वाहिका लिखा है वैसे हमने यहाँ पे, यहाँ तक क्योंकि इसको शुक्र वाहिका कह रहे हैं, यहाँ से हम इसको मूत्र मार्ग कह रहे हैं, तो इसको शुक्र वाहिका में डाल देते हैं। अच्छा ठीक है, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। फिर लास्ट लाइन है, इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है व साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है, तैर भी आराम से पाते हैं, और दूसरा इससे उनको पोषण मिलता है, नरिशमेंट मिलता है। आप कभी भी ऐसा डायग्राम जब बनाओ, तो मेरे पास तो नीचे जगह नहीं बची है, लेकिन आपको लिखना होता है चित्र, और चित्र किसका बनाया है वो लिखना होता है यहाँ पे। जैसे अपन ने बनाया है नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वो आगे उसके लिखना पड़ता है फिगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एग्जाम में भी जब आप चित्र बनाओ तो ये बात ध्यान रखना, नहीं तो इसके नंबर कट सकते हैं। दूसरी बात, एक तो सारा कुछ ऐसे करना ही है आपको, ये कार्यस्थानी वहाँ करनी नहीं है, जितना पूछा है उतना बताना है। अब एक खास बात और बताते हैं आपको, वीडियो एंड तक देखने वाले सभी खास बच्चों के लिए, ये बात ध्यान से सुनने वालों के लिए, कि ये जो पाइप है ना, ये पुरुषों में मूत्र मार्ग जो है ये बहुत लंबा होता है। ये बात मैं जब मादा जनन तंत्र पढ़ाऊंगा तब भी समझाऊंगा आपको ये बात। ये पाइप काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, और ये बात मैं जोड़ रहा हूँ कहाँ पर, आप कभी किसी अपने रिश्तेदार से मिलने गए हो या किसी व्यक्ति को ऐसे देखा हो अस्पताल में या घर पे, जिनका कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो अब एक्सीडेंट वगैरह होने के बाद क्या होता है, व्यक्ति जो है वो चल के या खुद से आसानी से जा नहीं पाता अगर टॉयलेट, और डॉक्टर को ज़रूरत लगती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ से पाइप अंदर डाल देते हैं, उसको बोलते हैं कैथेटर, है ना। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को बोलते हैं यूरिनरी कैथेटराइजेशन। और आपने वो देखा होगा, पेशाब की थैली नहीं लटकी हुई रहती, वो उनके वो जो हॉस्पिटल का बेड होता है उसके नीचे, या अपने घर पे भी काफ़ी बार ऐसा होता है। तो कैथेटराइजेशन जब होता है ना, इस पाइप से उस कैथेटर को डाला जाता है, कैथेटर पाइप उस पाइप को बोलते हैं दरअसल। तो यहाँ से डालना शुरू करते हैं, और वो पाइप जो है ना उसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। तो आप सोच लो इतना लंबा वो पाइप है, मतलब आराम से। तो वो उसको डालना शुरू करते हैं यहाँ से, और डॉक्टर्स एक ट्यूब डालते हैं थोड़ा सा ऐसे, वो वाला कुछ ऐसे फ्लूइड जैसा, और उसको अंदर भेजते हैं, और उनको पता कैसे चलता है, मैं सोचता था उनको पता कैसे चलता, अगर वो ज़्यादा जोर से दबा दे तो ऐसा ना हो कि ये टूट जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो नहीं, उसका वो भी पता चला कि वो जब डालते हैं तो जैसे ही यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि आती है तो उनको थोड़ा सा ना ज़्यादा दम लगाना पड़ता है, तो वो समझ जाते हैं कि अभी प्रोस्टेट ग्रंथि आ गई है। फिर थोड़ा जैसे उसको और डालते हैं तो वो यहाँ आ जाता है सारा का सारा, आई बात समझ में। तो वो सारा जो है टॉयलेट फिर उस थैली में आ जाता है, या जिनके ऑपरेशन वगैरह होते हैं ना, ऐसे हर्निया का कुछ ऑपरेशन होता है, तो उनको ये पाइप वो लोग डालते हैं। और जब हम मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे कि ये जो पाइप है, मूत्र मार्ग जो है, जो स्त्री है उनमें छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। तो इतना बड़ा कैथेटर उनके शरीर में डालने की ज़रूरत डॉक्टर्स को नहीं पड़ती। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं उन सब के लिए बता रहा हूँ जिनके मन में है कि वो बायोलॉजी लेना चाहते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं। फिर भले वो इंसानों के डॉक्टर बनना चाहते हैं या जानवरों के डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन जो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं उन सब के लिए मैं बातें आपको बता रहा हूँ। फिर इसके अलावा एक और मैं आपको खास बात बताता हूँ, और वो खास बात ये है कि ये जो वृषण कोश है ये शरीर से बाहर है। तो हर्निया का आपने नाम सुना होगा, हर्निया एक बीमारी है। तो ये जो है बीमारी आपने सुना होगा कि वो जिम में ज़्यादा वजन वगैरह उठाते हैं तो उसके कारण भी हो जाती है। तो हर्निया एक दो तरह की होती है, उसमें से एक हर्निया में क्या होता है
कि ये सारा अंग तो काफी नीचे है, सब छोटा होता है, इतना बड़ा थोड़ी होता है जो मैंने बनाया है। यहाँ पे छोटा सा तो ब्लेडर होता है इतना सा, और ये सब भी छोटा ही होता है। अब यहाँ पे हमारी अपन ने पढ़ा था ना, उदर गुहा जो है हमारी, जो एब्डोमिनल कैविटी है, वहां पे बड़ी आंत, छोटी आंत और ये सब कुछ है। तो यहाँ पे क्या होता है, छोटी आंत के इतने 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 से ऐसे टुकड़ों में रहती है, आपने अगर फोटो देखे हो तो वो जो हिस्सा है ना, अगर मान लो कभी कोई ज्यादा वेट वगैरह उठाता है तो ये जो है ना अच्छे से सील्ड होता है। ये स्क्रोटम है जो वृषण कोश यूं होता है ताकि इसके अंदर कुछ ना आ सके। लेकिन अगर ये खुल जाता है गलती से तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वो आ जाती है, छोटी आंत का भाग आ जाता है या किसी और का भाग। अब मैं एकदम इसको लेकर के श्योर नहीं हूँ कि किसका भाग आता है, लेकिन मैंने एक महिला डॉक्टर को देखा था, मैं किन्हीं को लेके गया था पेशेंट को, तो उन्होंने फिर क्या किए, ग्लव्स पहने और उनके क्या किया कि हाथ से उन्होंने उनके हाथ से यहाँ से वो जो अंदर आ गई थी जो भी चीज़, उसको ऊपर करने की कोशिश की। हालांकि वो नहीं हुआ था, तो फिर बाद में उनका ऑपरेशन करके उस चीज़ को सही किया। अब मैंने आपको क्या बोला था कि ये जब आप सब कुछ पढ़ रहे हो ना, तो आपको डॉक्टर बन के पढ़ना है। समझ रहे हो इस बात को कि भाई हाँ, ये यूरिनरी कैथेटराइजेशन जैसा प्रोसेस है, आपको पता चला उसके बारे में। कुछ ऐसी स्थितियां भी होती है कि लोगों को टॉयलेट नहीं आता खुद से, तो उनको क्या करना पड़ता है, हर रोज यूरिनरी कैथेटराइजेशन करना पड़ता है। तो वो खुद से एक किट भी आती है, उस किट में वो खुद ही पाइप लेते हैं और खुद से ही उसको अंदर डालते हैं, यहाँ से मूत्र मार्ग से और यहाँ तक ले जाते हैं और खुद का पूरा मूत्राशय को खाली करते हैं। और आपको जानकर के और हैरानी होगी कि वो जो यूरिनरी कैथेटर वो जो पाइप है, उस पर हाथ भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो शरीर के अंदर जा रहा है। और अगर अंदर कुछ भी छोटा सा भी कुछ गंदगी चली गई, बैक्टीरिया चले गए, तो इन्फेक्शन हो सकता है उससे। तो ग्लव्स पहनते हैं, और वो अगर गलती से हाथ लग जाए तो फिर उसको फेंक देना पड़ता है, वो फिर काम का नहीं रहता। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें सीखना है, जानना है। तो ऐसे ही और भी आपके अगर इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो आप बाकी किसी से पूछ नहीं पाते हो, तो ज़रूर लिखो, हम तक पहुंचाओ, और हम उनका जवाब देने की आपको पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं सबके, या चल रहे हैं या आएंगे, तो शेयर करना भी मत भूलना अपने दोस्तों को, सबको जाके बताओ, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो, बाय बाय।